हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। गाइस फिर से आपका अपने इस परिवार में स्वागत है। गाइस आज की वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी एनएम 5272 भर्ती क्लास को लेकर। क्लास नंबर 25 है, ध्यान दीजिएगा क्लास नंबर 25 है। और जो टॉपिक चल रहा है अपना यूपी ट्रिपल एस सी एनएम क्लास टॉपिक वाइज थियरी प्लस एमसीक्यू ये सेशन है, सभी को पता है। इसकी 24 क्लास हो चुकी हैं, ठीक है। आधे से ज़्यादा टॉपिक हमने कवर कर लिया है, केवल 13 टॉपिक आपके बचे हैं, ठीक है। 13 टॉपिक बचे हुए हैं, नहीं 13 टॉपिक नहीं, हमने लगभग 23 टॉपिक कवर कर लिया था, ठीक है। उनमें से देखिए एक बीच में छूट गया था 21 नंबर, जो हमने बताया था कि दवाओं का वर्गीकरण, ठीक है। इसको बाद में देखेंगे, तो ये छूट गया था, तो अभी इसको भी क्लियर कर देते हैं क्योंकि ये 3 नंबर आपके पेपर में आने वाला है। इससे इस टॉपिक से 3 नंबर आपके पेपर में आने वाला है। मिनिमम 3 नंबर, मैक्सिमम 4 से 5 नंबर आ सकता है, लेकिन मिनिमम 3 नंबर तो आना ही आना है, ठीक है। आपको पता होगा जो एक सिरिंज वाला एमसीक्यू प्रीवियस ईयर 92-12 भर्ती में पूछा था कि सिरिंज के नीचे का टिप है उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। तो उस सिरिंज वाला जो पार्ट से आया था, जो बहुत से लोग नोजल लगा के आए थे, बहुत से लोग बैरल लगा के आए थे, बहुत से लोग प्लंजर लगा के आए थे, तो वो इसी टॉपिक में आ जाता है, ठीक है। वो सिरिंज वाला भी इसी आपके दवाओं का वर्गीकरण में भी आ जाता है कि क्लियर। तो हम सब कुछ डिटेल में इस जो अपना टॉपिक है, इस टॉपिक में सब कुछ पढ़ेंगे दवाओं के बारे में, ठीक है। कैसे इंजेक्शन, और ये देखिए आपको जानना भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपके जानकारी के लिए ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं वो अलग की बात है, लेकिन आपको जानना होगा, समझना होगा, जरूरी चीज है ये। टॉपिक से पहले शुरू करने से पहले एक अफवाहें फैलाई जा रही हैं, फिर से क्या भैया अफवाहें फैलाई जा रही हैं, जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि एक और अफवाह फैलाई जा रही है यूट्यूब पर फॉर्म रिजेक्ट एक्सेप्ट का। बहुत से लोगों ने वीडियो बनाया, ठीक है। मेरे पास देखिए जब ऐसे ही वीडियो बनते हैं तो मेरे पास आने लगते हैं सबके सबके मैसेज आते हैं, सर देखिए ये वीडियो बनाए हैं, ये क्या बता रहे हैं, क्या सच्चाई है। तो वहाँ पे फिर क्लियर करना पड़ता है क्योंकि आपका ट्रस्ट बन चुका है, तो भैया ट्रस्ट नहीं यहाँ पे टूटने वाला है, ठीक है। जो चीज़ रहेगी उसकी सच्चाई बताने वाले हैं। तो जो अफवाह फैला रहे हैं कि फॉर्म रिजेक्ट -1 नंबर -2 नंबर वालों का फॉर्म रिजेक्ट हो चुका है, आप लोग एप्लीकेशन स्टेटस चेक कर लीजिए, आप लोगों का फॉर्म रिजेक्ट हो चुका है। तो भैया ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्टेटस अभी नहीं शो हो रहा है, ठीक है, स्टेटस अभी नहीं शो हो रहा है। आप चेक करने जाएंगे और जो लोग बता रहे हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट दिखा दिखा के बता रहे हैं, हम बता दें कैसे बता रहे हैं, ठीक है। बेवकूफ़ बनाना बहुत ही आसान रहता है, बना सकते हैं बिल्कुल, ठीक है। देखिए वो लोग क्या कर रहे हैं, पीईटी का रजिस्ट्रेशन नंबर, किसका, पीईटी का रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर व्यू एप्लीकेशन स्टेटस पे देख रहे हैं, ठीक है। पीईटी का रजिस्ट्रेशन डालें, एनएम का नहीं, ध्यान देना है, एनएम का जो आपने फॉर्म फिलअप किया था उसका रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं डाल के दिखा रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं पिट का, ठीक है। पिट का जो 2023 का पिट का रजिस्ट्रेशन था उसका रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर देख रहे हैं, तो भैया वो तो ऑलरेडी पेपर दे चुके हैं पिट का, ठीक है। उसका पेपर तो हो गया, उसका तो स्टेटस दिखाएगा ही दिखाएगा एक्सेप्टेड ना, उसका रिजेक्टेड तो नहीं दिखाएगा ना। तो उसी का स्क्रीनशॉट आपको शेयर करके दिखाया जा रहा है। एनएम का एनएम का रजिस्ट्रेशन आप डालेंगे तो जैसे ही एनएम का देखने जाएंगे, एनएम का आपका देखिए स्टार्टिंग में 56 से स्टार्ट है, ठीक है, 5600 से आपका रजिस्ट्रेशन नंबर एनएम वाला, ठीक है, जो एनएम का फॉर्म अप्लाई किए हैं। इसका जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, पूरा डेट ऑफ बर्थ डालेंगे और स्टेटस अपना चेक करेंगे, तो वहाँ लिख के एक चीज़ आएगा कि अंडर प्रोसेस, सभी का अंडर प्रोसेस है, चाहे वो माइनस वाले की बात कर ले चाहे प्लस वाले की बात कर ले, जिनका स्कोर माइनस में है चाहे प्लस की बात हो, सभी का, ठीक है, सभी का अभी अंडर प्रोसेस दिखा रहा है। उसमें लिख के आएगा कि आपका एप्लीकेशन पहुंच गया है, ठीक है, सबमिट हो चुका है, लेकिन अंडर प्रोसेस में है आयोग की तरफ से। जब होगा सबका शो करेगा, ठीक है, सबका एक्सेप्टेड शो करेगा, ये नहीं कि किसी का हो रहा है किसी का नहीं हो रहा है। जैसे ये देखिए इनका यहाँ पे देखने जाएंगे आप, ठीक है, यहाँ पे आप देखने जाएंगे तो इनका, ठीक है, ये देखिए 56 से स्टार्ट है, ये इनका रजिस्ट्रेशन नंबर है, ठीक है, 56
से स्टार्ट है, 56 से ही आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आप देख लेना, 56 से ही स्टार्ट है, ठीक है। 56, 50 ऐसे करके स्टार्ट होगा। तो आप जब देखोगे तो आपको स्टेटस में यही लिख के आएगा, योर एप्लीकेशन इतना आईडी है, ठीक है, रीच टू कमीशन ऑफिस एंड इट अंडर वेरिफिकेशन प्रोसेस। ये अभी सभी का वेरिफिकेशन प्रोसेस जो है अंडर प्रोसेस में, सभी का अंडर प्रोसेस में है, सभी का वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस में है, ठीक है। तो ऐसा कहना गलत है कि माइनस वालों का रिजेक्ट हो गया या फिर प्लस वालों का एक्सेप्ट हो गया। ये जो लोग बेवकूफ बना रहे हैं तो बिल्कुल गलत बात है भैया। ऐसा कुछ भी नहीं है कि -1 या फिर -2 या फिर +20 या +10 वालों का जो है एप्लीकेशन स्टेटस दिख रहा है, माइनस वालों का रिजेक्टेड बता रहा है, बाकी सबका एक्सेप्टेड बता रहा है। तो ऐसा कहना बिल्कुल गलत है, ठीक है। आप लोग इन सभी भ्रामक खबरों में ध्यान ना दें, अपनी पढ़ाई पे फोकस करें। देखिए एक लोग और हैं, ठीक है, इनका प्लस में है, ठीक है, इनका प्लस में है, इनका स्कोर पीटी में, इनका स्कोर प्लस में है, तो इनका भी अंडर प्रोसेस में ही दिख रहा है, ठीक है, अंडर वेरिफिकेशन प्रोसेस। तो सबका अंडर वेरिफिकेशन प्रोसेस में ही है, चाहे वो माइनस वाले हों चाहे प्लस वाले हों, सबका अंडर प्रोसेस में दिख रहा है। तो ऐसा कहना भी गलत है, ठीक है। इन सब चीज़ों पे ध्यान ना दें। देखिए जैसे इनका, देखिए यहाँ पे इनका पिट का रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे 30 से स्टार्ट है, पिट का रजिस्ट्रेशन नंबर डाले हैं, ठीक है। और यहाँ पे एप्लीकेशन स्टेटस आप देखेंगे, ठीक है, यहाँ पे एप्लीकेशन स्टेटस देखेंगे तो यहाँ पे देखिए दिखाई दे रहा है कि एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्टेड और स्टेटस करेंट स्टेटस, और ये पे डिस्क्रिप्शन दिया इसमें भी, ठीक है। यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है कि एप्लीकेशन फॉर्म हैज बीन एक्सेप्टेड, लेकिन ये पिट का रजिस्ट्रेशन नंबर डालने पे ये शो हो रहा है। तो यही चीज बेवकूफ बना रहे हैं दिखा रखे कि भैया देखिए फॉर्म, अब आप लोग चेक कर लीजिए आपका एक्सेप्ट है या रिजेक्ट है, पता चल जाएगा। जबकि एक्चुअल में भैया ये पीईटी का रजिस्ट्रेशन नंबर डालने पे शो हो रहा है, ना कि एनएम का आप डाल लें और आपको दिखाई देने लगे कि भैया हमारा फॉर्म एक्सेप्टेड है या रिजेक्टेड है, ठीक है। ये पीईटी का डालने पे शो होगा, पीईटी का जैसे ही आप डालोगे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर तो आपको शो होगा, एप्लीकेशन स्टेटस पे शो होगा। यही चीज ये देखिए, यही आपको दिखा के बेवकूफ बनाया जा रहा है, तो ध्यान नहीं देना है। जो भी क्लियर चीजें रहती है हम आपको बता देते हैं, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, ठीक है। देखने वाले हैं सबसे पहले दवाइयों का प्रकार, टाइप्स ऑफ ड्रग, ठीक है। सबसे पहले टाइप्स ऑफ ड्रग्स देखने से पहले सबसे पहले हम देखेंगे क्या भैया कि विभिन्न प्रकार की जो चिकित्सा प्रणाली है इसमें किस प्रकार की दवाइयों का इस्तेमाल होता है। तो 2 प्रकार के दवाइयों का उपयोग किया जाता है, कौन कौन सा भैया, जैसा आपको पहला पता है एलोपैथिक, ठीक है। एलोपैथिक का काम क्या है, ठीक है, एलोपैथिक क्या करता है, ये बहुत तेजी से राहत देता है, ठीक है, बहुत ही तेजी से राहत देता है, ठीक है। जो सिम्टम रहते हैं उनको, सिम्टम को बहुत जल्दी से दबा देता है और जो जल्दी से बॉडी में रिलैक्स पहुंचाता है एलोपैथिक दवाइयाँ, ठीक है। और दूसरा हो गया आयुष। आयुष में आपको क्या क्या ध्यान देना है, आयुष का अर्थ क्या होता है, ए का मतलब क्या होगा, वाई का मतलब क्या होगा, तो आपको इन सब चीजों को ध्यान में रखना है, ठीक है। ए का मतलब क्या हुआ, वाई का मतलब क्या है, यू का मतलब क्या है, ठीक है। इन सब चीजों को ध्यान में रखना है। जैसे ए का मतलब आयुर्वेदा, वाई का मतलब योगा, यू का मतलब यूनानी, एस का मतलब सिद्धा और एच का मतलब होम्योपैथिक, ठीक है। अब देखिए आयुष का जो संस्था है उस संस्था के बारे में देख लीजिए, कहाँ कहाँ पे संस्थाएं हैं आयुष का। तो ऐसे प्रश्न बन सकता है, निम्नलिखित में से बताइए कौन आयुष का कौन सा संस्था जयपुर में है, या फिर कौन सा संस्था चेन्नई में है, या फिर कौन सा संस्था कोलकाता में है। तो आपको ध्यान में रखना है ये सारे संस्था के नाम हैं। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्था जयपुर में है, राष्ट्रीय सिद्धा संस्था चेन्नई में है, राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान कोलकाता में है, और राष्ट्रीय प्राकृतिक संस्थान पुणे में है, ठीक है। राष्ट्रीय यूनानी संस्था बेंगलुरु में है, और जो मोरार देसाई राष्ट्रीय योग संस्था है ये नई दिल्ली में है, ठीक है। अब हम देखेंगे दवाइयों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे दवाइयों के कार्य और प्रभाव के आधार पे, ठीक है, जो दवाइयों के कार्य हैं और उनके जो प्रयोग हैं, ठीक है, उनके आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। जैसे कि दर्द वाली दवाइयाँ, ठीक है, दर्द वाली दवाइयों में इनका कार्य क्या रहता है, ये दर्द को कम करने में मदद करती हैं, ठीक है, दर्द को कम करने में मदद करती हैं। उदाहरण के लिए भैया क्या, पैरासीटामॉल हुआ, ठीक है, एस्प्रिन हुआ,
ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल हैं। अब देखिए बुखार कम करने वाली दवाइयाँ, बुखार कम करने वाली दवाइयाँ कौन कौन सी हो जाएंगी। इनका कार्य क्या है, ये बुखार क्या तापमान को नियंत्रित करते हैं, ठीक है, शरीर के तापमान को कम करने में सहायक होती है। उदाहरण के तौर पे पैरासीटामोल, ब्रूफेन, ठीक है। अब देखिए अब एक संवेदनहारी दवाइयाँ कौन सी है, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये कौन सा हो जाएगा, इंग्लिश में भी लिखा है, ध्यान देना, इंग्लिश में भी लिखा है। इनका कार्य क्या है, शरीर के किसी हिस्से का शून्य करना, ठीक है, बेहोशी में लाना, ठीक है, शून्य करना, बेहोशी में लाना। जैसे कि इसके भी दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, दो प्रकार के हैं, एक लोकल, एक जनरल, ठीक है। लोकल एनेस्थेटिक और जनरल एनेस्थेटिक, आपको ध्यान में रखना है इन सब चीज़ों को। लोकल में क्या है, ये जैसे शरीर के हिस्से को शून्य करते हैं, उदाहरण के लिए नाम भी दिया है, ठीक है, लिग्नोकेन, और यहाँ पे देखिए केटामाइन दूसरा, ठीक है। अब देखिए जो कृमिनाशक दवाएं हैं इनका कार्य क्या रहता है भैया, जैसे पेट में किसी प्रकार के कीड़े हो गए तो उनको नष्ट करने में ये सहायक होता है, कृमिनाशक नाम ही है इसका। उदाहरण के लिए जैसे अल्बेंडाजोल, ठीक है, अल्बेंडाजोल आता है, आप लोग जानते भी होंगे, ठीक है। अब सूजन को कम करने वाली एंटी इंफ्लामेटरी जो ड्रग होती हैं, इनका कार्य क्या है, सूजन को राहत देती हैं, ठीक है। और यहाँ पे उदाहरण के तौर पे दवाइयों का नाम भी दिया है, डाइक्लोफेनाक और ब्रूफेन, ठीक है। देखिए एंटीडोज में जहर नाशक दवाएं होती हैं, ठीक है, इनका कार्य क्या रहता है, जहर के प्रभाव को खत्म करने वाली दवाएं हैं, उदाहरण के लिए भी नाम दिया है, आप ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखिए संक्रमण रोधी दवाएं, ठीक है, संक्रमण रोधी दवाएं, इनका कार्य क्या रहता है, सूक्ष्म जीवों को नष्ट करना और संक्रमण से राहत दिलाना, जैसे जेंटामाइसिन, एंटीबायोटिक दवाई ये सभी है, ठीक है। एंटाएसिड का काम क्या रहता है, ये अम्ल नाशक दवाएं होते हैं, जैसे कि पेट में गैस बन गया, ठीक है, एसिड के स्तर को ये कम करते हैं, ठीक है। पेट में एसिड की मात्रा बढ़ी तो पेट में जलन जैसा होगा, दर्द जैसा होगा, तो ये इनका काम यही है, ठीक है। एंटाएसिड नाम ही है एंटाएसिड, तो एसिड के विपरीत क्षारीय बनाता है पेट को, थोड़ा पेट के अम्ल को कम करता है। तो जैसे ओम्प्रोजोल, ठीक है, ये सभी हैं। ओम्प्रोजोल से भी अच्छे कई प्रकार की दवाइयाँ आती हैं, ठीक है। जैसे DSR वगैरह आप लोग लेते हैं, डोम्पोरिडोन। अब देखिए एलर्जी रोधी दवाइयाँ रहती हैं, ठीक है, इनका काम क्या रहता है, हिस्टामिन के प्रभाव को निष्क्रिय करते हैं, ठीक है। यहाँ पे प्रकार भी दिए हैं, ठीक है, एलर्जी। और जो H1R ब्लॉकर दवाइयाँ होती हैं, ये खुजली को कम करते हैं, उदाहरण के तौर पे एविल देखते हैं आप, एविल, ठीक है। और जो H2R ब्लॉकर दवाइयाँ रहती हैं, पेट में एसिड स्राव को कम करते हैं, ठीक है। देखिए आप अपने बुक में भी पढ़ लेना, आपके बुक में भी दिया है, गर्मी के टाइम जब आप पढ़ रहे थे जो बुक, ठीक है, वहाँ पे जाना, ठीक है, तो आपको वहाँ पे भी मिल जाएगा। इस हर एक बहुत सारी दवाइयाँ बहुत से टाइप की हैं, तो हर एक चीज़ को कवर करना बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। अब लेकिन जो भी इम्पोर्टेंट है उसको मैं यहाँ पे देख आपको बता रहा हूँ, ठीक है। दौरे रोकने वाली दवाइयाँ कौन सी हैं, ठीक है, इनका कार्य क्या है, मिर्गी और दौरों की समस्या को नियंत्रित करते हैं, ठीक है, जैसे सोडियम वेलपोरेट हुआ, ठीक है। ये सभी उदाहरण भी आप देखते चलिएगा। अब कफ रोधी दवाएं कौन सी हैं, इनका कार्य क्या है, खांसी को रोकने में मदद करती हैं, ठीक है, जैसे डेक्स्टोमेथ्रोफेन, ठीक है। अब देखिए रक्तचाप नियंत्रण वाली दवाइयाँ कौन सी, इनका कार्य क्या है, रक्तचाप को कम करती हैं, ठीक है। हम लोग नाम सुने होंगे, ठीक है, टेबलेट आता है 50 रुपए का। अब देखिए इनका कार्य क्या रहता है, ये बैक्टीरिया की वृद्धि को रोकते हैं और नष्ट करते हैं, ठीक है। कौन सी, ये प्रतिजैविक दवाएं, ठीक है, प्रतिजैविक 13 नंबर पर देखिए, प्रतिजैविक दवाएं, इनका कार्य क्या रहता है, बैक्टीरिया की वृद्धि को रोकते हैं और नष्ट करते हैं, उदाहरण के तौर पर पेनिसिलिन, ठीक है। दस्त रोकने वाली, डायरिया रोकने वाली दवाइयाँ, ठीक है, इनका कार्य क्या है, दस्त को नियंत्रित करने वाली दवाइयाँ होती हैं, जैसे लोप्रोमाइड वगैरह, ठीक है। देखिए दमानाशक दवाइयाँ इनका कार्य क्या रहता है, दमे के लक्षण में राहत दिलाना और श्वास नलिकाओं को खोलना, ठीक है, अल्बुटामॉल जिसमें रहते हैं, ठीक है। देखिए मूत्रवर्धक दवाएं, ठीक है, इनका कार्य क्या रहता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके भर्ती परीक्षा में यहाँ से प्रश्न बना है, ठीक है। मूत्रवर्धक दवाएं कौन सी, इनका कार्य क्या है, शरीर से अतिरिक्त पानी और लवण को बाहर निकालना होता है, ठीक है, उदाहरण के तौर पे मैनिटोल हो गया, ठीक है।
ये सारी जो दवाइयाँ दी हैं, एक या दो नाम, इन दो नाम को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखिए सामक दवाएं कौन सी हैं भैया, इनका कार्य क्या रहता है, शांति और नींद लेने वाली दवाइयाँ होती हैं, ठीक है, जैसे डाइजेपाम वगैरह हो गया, ठीक है। अब देखिए मधुमेह रोधी दवाएं कौन सी हैं, ये डायबिटीज को नियंत्रित करती हैं, जैसे मेटफॉर्मिन, ठीक है, मेटफॉर्मिन फार्मूले में आती हैं। कवरोधी दवाइयाँ कौन सी हैं, ये फंगल का इन्फेक्शन बढ़ने से रोकती हैं या फिर समाप्त करती हैं, जैसे फ्लुकोनाजोल हुआ, ठीक है, फ्लुकोनाजोल हुआ। अब नेक्स्ट टीबी रोधी दवाइयाँ, इनका कार्य क्या रहता है, टीबी रोग के जीवाणु को नष्ट करना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए एंटीवायरल, जो वायरस रोधी दवाएं होती हैं उनको एंटीवायरल के नाम से जानते हैं। इनका कार्य क्या रहता है, कार्य की वृद्धि, वायरस की वृद्धि को रोकना और उन्हें नष्ट करना, ठीक है। उदाहरण के तौर पे आप देख सकते हैं। और अब देखिए नेक्स्ट है कैंसर रोधी दवाएं, कैंसर की कोशिकाओं को नष्ट करती हैं। नशीली दवाइयाँ, नारकोटिक दवाइयाँ जो रहती हैं, दर्द को कम करना और नशीली प्रभाव उत्पन्न करना, ठीक है, ट्रामाडोल वगैरह हुआ। नेक्स्ट है वाहिका संकोचक दवाइयाँ, ठीक है, इनका कार्य क्या रहता है, रक्त वाहिकाओं को संकुचित करती हैं, ठीक है। अब देखिए निद्राकारी दवाइयाँ, नींद लाने और अनिद्रा को ठीक करने के लिए, ठीक है। मोटापा नियंत्रण दवाइयाँ, ठीक है, जो होती है मोटापा को कंट्रोल करती हैं। इनका कार्य क्या है, वजन फैट को कम करना, ठीक है, नियंत्रित करना, कम क्या नियंत्रित करते हैं, हार्मोन में बदलाव लाकर, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट देखेंगे ऑक्सीटोसिक दवाइयाँ, इनका क्या रहता है, जो यूट्रस है उनमें थोड़ा संकुचन और दूध प्रवाह को प्रेरित करना, ठीक है। उदाहरण के तौर पे पीटोसिन हो गया, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको ध्यान देना है, जैसे एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक का समान उपयोग। यहाँ पे पहले पॉइंट पे देखिए, जैसे एनाल्जेसिक हुआ, एंटीपायरेटिक का, इनका समान उपयोग बुखार और दर्द के लिए होता है। एंटीबायोटिक इनका कार्य क्या रहता है भैया, ये जीवाणु संक्रमण में उपयोगी हैं, जबकि एंटीवायरल वायरस संक्रमण में, ठीक है। एंटी डायबिटीज और एंटी हाइपरटेंसिव का उपयोग क्रमशः मधुमेह और उच्च रक्तचाप में किया जाता है। ये सारी इंपॉर्टेंट यहाँ पे दे दिया गया है। एंटी फंगल पता ही है, एंटी ट्यूबरकुलोसिस पता ही है, ठीक है। अब देखिए कुछ प्रश्न हम बनाते हैं, जो ऊपर हमने पढ़ा है इसी से संबंधित प्रश्न बनाते हैं। स्टेटमेंट और कंक्लूजन के आधार पे आपको दो स्टेटमेंट दिए हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट बोला जा रहा है कि पैरासीटामोल एक एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक दवा है। स्टेटमेंट सेकंड बोल के रखा है कि एनाल्जेसिक का कार्य दर्द को कम करना है। अब कंक्लूजन आपको दिया है, ठीक है, आपको कंक्लूजन पढ़ना है और बताना है कौन सा कंक्लूजन सही है, ठीक है। स्टेटमेंट को देखने के बाद हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं। पहला कंक्लूजन है कि पैरासीटामोल, ठीक है, पैरासीटामोल बुखार को कम करने के साथ दर्द भी कम करता है। सभी एनाल्जेसिक बुखार कम करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। अब आप बताइए कि ये वाला सही है या फिर ये वाला सही है या फिर ये भी सही है, ये भी सही है, बताइए कौन सा सही है। आपके पास ऑप्शंस हैं, केवल निष्कर्ष एक सही है, केवल निष्कर्ष दो सही है, दोनों निष्कर्ष सही है, दोनों गलत हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल निष्कर्ष नंबर ए सही है, ठीक है। पैरासीटामोल बुखार को कम करने के साथ साथ दर्द भी कम करता है, जबकि एनाल्जेसिक बुखार कम करने के लिए सभी एनाल्जेसिक बुखार कम करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है, सभी एनाल्जेसिक बुखार कम करने के लिए उपयोग नहीं किए जाते हैं। तो यहाँ पे निष्कर्ष ये सही है, व्याख्या भी दिया है, आप पढ़ सकते हैं। प्रश्न नंबर सेकंड देखना है। प्रश्न नंबर सेकंड स्टेटमेंट दिया है। पहला स्टेटमेंट क्या है, इन्होंने पहला स्टेटमेंट बोला है कि जो लिग्नोकेन एक लोकल एनेस्थेटिक दवाई है, ठीक है। और दूसरा स्टेटमेंट इन्होंने दिया है कि जनरल एनेस्थेटिक व्यक्ति को बेहोश करते हैं। अब आपको कंक्लूजन निकालना है। कंक्लूजन नंबर फर्स्ट बोला है कि लिग्नोकेन पूरे शरीर को शून्य कर सकता है। केटामाइन का उपयोग सर्जरी के दौरान किया जाता है। अब आप बताइए, ऊपर हमने देखा है दवाओं का नाम, ठीक है, केटामाइन के बारे में भी देखा है और यहाँ पे लिग्नोकेन के बारे में भी देखा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कंक्लूजन क्या निकाल सकते हो, इसका कंक्लूजन बी वाला सही होगा, केवल दो सही है, ठीक है। केटामाइन का उपयोग सर्जरी के दौरान किया जाता है, ठीक है, सर्जरी किया जाता है तो केटामाइन दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे आप पढ़ सकते हो लोकल एनेस्थेटिक दवा और जो जनरल एनेस्थेटिक दवा है इनके बारे में आप देख सकते हो। स्टेटमेंट देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है, स्टेटमेंट दिया है कि जो पहला स्टेटमेंट दिया है, जो कृमिनाशक दवाइयाँ होती हैं पेट के कीड़ों को, ठीक है, पेट के कीड़ों को नष्ट करते हैं
दूसरा स्टेटमेंट दिया है कि अल्बेंडाजोल एक कृमिनाशक दवा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऊपर हमने थियरी में पढ़ा है, अल्बेंडाजोल शरीर के सभी प्रकार के संक्रमणों का उपचार करता है। या फिर देखिए कंक्लूजन, देखिए दोनों कंक्लूजन में से कौन सा सही होगा? अल्बेंडाजोल शरीर के सभी प्रकार के सभी चीज आ गया है, तो ऐसे ही आप कैंसिल कर देना है। फिर नेक्स्ट बोला है कि जो कृमिनाशक दवाइयाँ होती हैं कृमियों को शरीर से बाहर निकालते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भैया स्टेटमेंट पढ़ा आपने, कंक्लूजन पढ़ा, तो इसका कंक्लूजन कौन सा सही हो जाएगा? तो केवल दो सही है, ठीक है, केवल दो सही है। कौन सा? केवल दो सही है, ठीक है, बी वाला राइट हो जाएगा। यहाँ पे व्याख्या भी दिया है, अल्बेंडाजोल विशेष रूप से पेट के कीड़ों के उपचार के लिए उपयोग किया जाता है, सभी प्रकार के संक्रमणों का उपचार नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट दिया स्टेटमेंट फर्स्ट दिया है कि जेंटामाइसिन जो है एक एंटी इन्फेक्टिव दवा है, और दूसरा स्टेटमेंट दिया इन्होंने कि एंटी इन्फेक्टिव बैक्टीरिया की वृद्धि को रोकते हैं। अब देखिए कंक्लूजन निकालना है, स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद कंक्लूजन फर्स्ट दिया है कि जेंटामाइसिन बैक्टीरिया के खिलाफ प्रभावी है, सभी एंटी इन्फेक्टिव फंगल संक्रमणों को समाप्त कर सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कंक्लूजन कौन सा सही होगा? फर्स्ट, सेकंड या दोनों या फिर कोई नहीं? तो इसका कंक्लूजन कौन सा ऑप्शन है आपके पास, देख सकते हो, ठीक है। इसका ए वाला सही है, ठीक है, जेंटामाइसिन बैक्टीरिया के खिलाफ प्रभावी है, लेकिन सभी एंटी, देखिए मैंने आपको एक चीज बता के रखा है कि जब भी ऑप्शंस में सभी या कोई ये सब चीज आ जाते हैं तो निगेटिविटी चीज को बताते हैं, उत्तर को निगेटिविटी में ले जाते हैं, मैक्सिमम चांस रहता है ये गलत ही हो, तो आप ये चीज को ध्यान में रखना है। सभी एंटी इन्फेक्टिव फंगल संक्रमण को समाप्त करते हैं, ये कहना गलत है, ठीक है। इस यहाँ पे व्याख्या देख सकते हो, जेंटामाइसिन एक एंटी इन्फेक्टिव है जो विशेष रूप से बैक्टीरिया के खिलाफ काम करता है, और जबकि सभी इन्फेक्टिव फंगल संक्रमण के लिए उपयोगी नहीं होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखना है, स्टेटमेंट देखना है, के रखा है स्टेटमेंट फर्स्ट में कि जो रक्तचाप विरोधी दवाइयाँ होती हैं इनका काम रहता है कि रक्तचाप को नियंत्रण करते हैं। स्टेटमेंट दिया है एम्लोडोपिन एक रक्तचाप विरोधी दवा है, तो आपको बताना है इस करेक्ट क्या हो जाएगा, कंक्लूजन क्या निकाल सकते हो? पहला कंक्लूजन देखिए, इन्होंने बोला है कि अम्लोडेपिन रक्तचाप को कम करने में मदद करता है, जी हाँ, ठीक है। और सभी देखिए सभी लग गया है, सभी जो रक्तचाप विरोधी दवाइयाँ रहती हैं रक्तचाप को बढ़ाते हैं, ये कहना गलत हो जाएगा। यहाँ पे कंक्लूजन नंबर फर्स्ट हमारा सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। अम्लोडोपिन एक रक्तचाप विरोधी दवा है जो रक्तचाप को कम करता है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, स्टेटमेंट दे रखा है इन्होंने, ठीक है, पेनिसिलिन जीवाणु संक्रमण के उपचार में प्रयोग होता है, सभी एंटीबायोटिक वायरल संक्रमण का उपचार करते हैं। दो स्टेटमेंट दिया है कि पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि पेनिसिलिन जीवाणु संक्रमण के उपचार में प्रयोग होता है, दूसरा स्टेटमेंट बोल के रखा है कि सभी एंटीबायोटिक्स वायरल संक्रमण का उपचार करते हैं। कंक्लूजन निकालना है, पहला कंक्लूजन दिया है कि पेनिसिलिन एक एंटीवायरल दवा है, दूसरा कंक्लूजन दिया है कि एंटीबायोटिक केवल जीवाणु संक्रमण के लिए उपयोगी है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कंक्लूजन कौन सा सही है? ऑप्शन देख लीजिए फिर बताइए। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जो एंटीबायोटिक्स होते हैं इनका नाम ही है, ठीक है, एंटीबायोटिक, एंटी मतलब विरोधी, बायोटिक मतलब जीवाणु, ठीक है, बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया, तो एंटीबायोटिक्स केवल जीवाणु संक्रमण के लिए उपयोगी है, ये आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखना है कि जो सल्बूटामॉल दवाएं होती हैं इनका ये दमा के लक्षणों को कम करता है। पहला स्टेटमेंट इन्होंने दिया है कि सल्बूटामॉल दवाइयाँ जो रहती हैं ये क्या करते हैं, दमा के लक्षणों को कम करते हैं, और दूसरा इन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि जो दमा रोधी दवाएं रहती हैं फेफड़ों की नलिकाओं को फैलाते हैं, ठीक है, जो दमा रोधी दवाएं रहती हैं, जो एंटी अस्थमैटिक्स दवाएं रहती हैं फेफड़ों की नलिकाओं को फैलाते हैं। अब कंक्लूजन निकालना है, सल्बूटामॉल एक ब्रोंकोडायलेटर है या फिर जो एंटी अस्थमेटिक हैं, ये फेफड़ों की संकीर्ण नलिकाओं को बंद कर देते हैं, तो इसका करेक्ट कंक्लूजन क्या हो जाएगा? ऑप्शन देखिए, इसका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ये देखिए भैया, ये तो फैलाता है ना, यहाँ पे देखिए संकीर्ण नलिकाओं को बंद कर देते हैं, तो बंद क्यों करेंगे भैया? जब बंद करना होता है तो हम क्यों सल्बूटामॉल वाली दवाई लेंगे? दवा से कोई मरीज है, ठीक है, तो वो फिर क्यों लेगा?
देखिए सल्बूटामॉल एक ब्रोंकोडायलेटर है जो फेफड़ों की नलिकाओं को खोलता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए डाइजेपाम एक निद्राशीलता दवा है। दूसरा स्टेटमेंट इन्होंने दिया है कि जो भी निद्राशीलता होती है व्यक्ति को उत्तेजित करते हैं, ठीक है। जो भी निद्राशीलता वाली दवाइयाँ होती हैं व्यक्ति को उत्तेजित करती हैं। देखिए यहाँ पे देखिए डाइजेपाम शांति लाने के लिए उपयोग होता है और सभी निद्राशीलता वाली दवाइयाँ जो रहती हैं उत्तेजना बढ़ाते हैं। तो कंक्लूजन दिया है, तो आपको कौन सा कंक्लूजन सही होगा आप बताइए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए केवल यहाँ पे आपका आंसर नंबर फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। सभी नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे कंक्लूजन जो है आपका फर्स्ट सही है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है, ठीक है। इसका नाम ही है, ठीक है। नाम से भी पता चल जाता है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न देखना है। मेटफॉर्मिन एक एंटी डायबिटिक दवा है, ठीक है। इस दो स्टेटमेंट दे दिया गया है। पहला स्टेटमेंट इन्होंने बोला है कि मेटफॉर्मिन एक एंटी डायबिटिक दवा है और दूसरा स्टेटमेंट इन्होंने बोला है कि एंटी डायबिटिक रक्त में शुगर के स्तर को बढ़ाते हैं, ठीक है। तो आपको करेक्ट आंसर क्या देना है। मेटफॉर्मिन रक्त शर्करा को नियंत्रित करता है, पहला कंक्लूजन है। दूसरा कंक्लूजन दिया है कि सभी एंटी डायबिटीज शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। मेटफॉर्मिन रक्त शर्करा को नियंत्रित करता है, ठीक है। यहाँ पे व्याख्या भी आप देख सकते हो। मेटफॉर्मिन रक्त शर्करा को नियंत्रित करता है, एंटी डायबिटीज ग्लूकोज की मात्रा घटाते हैं न कि बढ़ाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि रिफैम्पिसिन टीबी रोग के उपचार में प्रयोग होता है। ये पहला स्टेटमेंट दे दिया। दूसरा स्टेटमेंट है कि जो एंटी ट्यूबरकुलोसिस दवाएं हैं ये वायरस संक्रमण के लिए प्रयोग होती हैं। आपको अब बताना है कंक्लूजन कौन सा सही होगा। पहला कंक्लूजन, दूसरा कंक्लूजन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। केवल ए निष्कर्ष सही है, ठीक है। अब देखिए अब हम देखेंगे जो दवा देते हैं, ठीक है। दवा देते हैं उनका शॉर्टकट नाम रहता है, ठीक है। डॉक्टर लोग पर्चे पे लिखते हैं ना ACBCBDOD, तो उनका फुल फॉर्म आपको ध्यान में रखना है। AC का मतलब क्या हो रहता है, भोजन से पूर्व। AC का मतलब, PC का मतलब भोजन के बाद। OD का मतलब दिन में एक बार। BD का मतलब दिन में 2 बार। TID का मतलब दिन में 3 बार। ये सभी आप लोगों को पता ही होगा। QID का मतलब दिन में 4 बार और STAT का मतलब तुरंत, ठीक है। HS का मतलब सोते समय। SOS का मतलब जरूरत के अनुसार या फिर इमरजेंसी के अनुसार, ठीक है। SOS और PO का मतलब हुआ मुख्य द्वारा, ठीक है। NPO का मतलब हुआ कि मुख्य द्वारा नहीं देना। ING का मतलब इंजेक्शन होता है, शॉर्टकट में लोग दवा लिखते हैं ING इंजेक्शन डॉक्टर लोग। और सिरप को SYR लिखते हैं शॉर्टकट में, तो मतलब सिरप। टेबलेट को TAB लिखते हैं शॉर्टकट में, मतलब गोली टेबलेट, ठीक है। और कैप CAP, कैप को शॉर्टकट कैप्सूल को कैप लिखते हैं, ठीक है। आपको ये ध्यान में देखना है। दवा देते टाइम आपको 5 अधिकार हैं, ठीक है। जो औषधि प्रशासन के अनुसार 5 राइट हैं। 5 राइट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। पहला है कि राइट पेशेंट सही मरीज, ठीक है। जो दवा दे रहे हैं सही मरीज को सही दवा देना होता है। जैसे कि राइट पेशेंट में 5 राइट में पहला है राइट पेशेंट सही मरीज। इसमें क्या करेंगे, मरीज का नाम, उम्र, ठीक है, IP नंबर और बिस्तर नंबर जांचें। मरीज से उसका नाम पूछें और उसे दोहराने के लिए कहें, ठीक है। अब देखिए दूसरा जो है आपका 5 राइट, दूसरा है कि राइट ड्रग सही दवा। इसमें क्या रहता है कि दवा के नाम, लेवल के 3 बार जांच करें, ठीक है। दवा का नाम और लेवल की 3 बार जांच करें। कंटेनर, पहला आप दवा जो ले रहे हैं कंटेनर लेते समय या फिर दवा डालते समय, और तीसरा दवा रखते समय 3 बार आपको देखना होगा उसका नाम क्या है, ठीक है। एक्सपायरी डेट क्या है, ये सभी चीजें 3 बार देखनी होती है। तो प्रश्न आपके भर्ती परीक्षा में आता है इससे, ठीक है। किसी मरीज को दवा देते जा रहे हैं तो कितनी बार दवाओं की एक्सपायरी देखी जाती है, कितनी बार दवाओं का नाम देखा जाता है, 3 बार 4 बार। तो आपको बताना है कि 3 बार, ठीक है। कौन कौन कब कब, कंटेनर लेते समय, दवा का कंटेनर या दवा का बॉक्स लेते समय, ठीक है। दवा डालते समय जो बॉक्स है निकाल रहे हैं, दवा मरीज को देने जा रहे हैं तो उस समय दवा बॉक्स से दवा निकाल रहे हैं, ठीक है। जैसे टेबलेट बॉक्स डिब्बी है, फिर आप स्टिफी मान लीजिए, ठीक है। स्टिफी कोई आपके पास है, ठीक है, 10
पत्ते का, ठीक है, 10 गोली का एक स्ट्रिप है, ठीक है। तो इस स्ट्रिप में आपको अब देखना होगा, स्ट्रिप को जब आप उठा रहे हैं, ठीक है, अलमारी से उठा रहे हैं या फिर कहीं से भी उठा रहे हैं, तो वहाँ से जब उठाएंगे सबसे पहले देखेंगे उसकी लेबल पे, देखेंगे एक्सपायरी डेट, उसका नाम देखेंगे, ठीक है। अब उसको लेके आए मरीज के पास, मरीज के पास जब लेके आएंगे तो मरीज को स्ट्रिप से गोली निकालते टाइम, ठीक है, तब भी आपको एक बार लेवल की जांच करना होगा, ठीक है। गोली निकाल लिया आपने, ठीक है, गोली निकाल कर पेशेंट को खिला दिया आपने, ठीक है। अब फिर उस स्ट्रिप को वापस उसी अलमारी में रखना है, उसी बॉक्स में रखना है, तब भी एक बार आपको देखना होगा कि हमने सही दवा खिलाया है कि नहीं, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए राइट डोज, सही खुराक, डॉक्टर के आदेश के अनुसार सही खुराक दें। अगर एक ही गोली बोला है सुबह के टाइम खाली पेट तो एक ही गोली देना है, और ओवरडोज और या फिर अंडरडोज से बचें, ठीक है। अब देखिए राइट टाइम में क्या, सही समय पे, अगर सुबह बोला है तो सुबह, खाना खाने के बाद बोला है तो खाना खाने के बाद, ठीक है। इन सब चीज को ध्यान में देना होगा। दवा देने का सही समय सुनिश्चित करें, एसी, पीसी, ओडी, बीडी आदि के अनुसार, ठीक है। पांचवें राइट में क्या है कि राइट रूट, सही मेथड, सही तरीका, कि भैया हमको इंट्रावेनस देना है या फिर इंट्रामस्कुलर देना है कि ओरल तरीके से देना है, इस सब चीज को ध्यान में रखना है। दवा देने का तरीका मुख के द्वारा देना है कि इंजेक्शन के द्वारा देना है कि गुदा के कि फिर त्वचा के माध्यम से। दवा देने के बाद नर्स को निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। कौन कौन सी बात है भैया? तो पहला पॉइंट, ऐसे भर्ती परीक्षा में आपके प्रश्न बनते हैं, निम्नलिखित में से बताइए दवा देते टाइम क्या क्या बातों को ध्यान में रखना चाहिए। 4 ऑप्शन दे देगा, ऐसे ये सभी पॉइंट याद रहेंगे तो आप अच्छे से कर पाओगे। पहले पॉइंट में है कि मरीज के रिकॉर्ड में सही समय पर दवा देने का विवरण लिखें। मरीज की प्रतिक्रिया जैसे साइड इफेक्ट का अवलोकन करें। डॉक्टर के मौखिक आदेशों को तुरंत लिखित रूप में बदलवाएं, ठीक है। अगर डॉक्टर बोल दिया है मुंह से कि अरे ये देना है, वो देना है, इंजेक्शन ये लगाना है, टामाडाल इतने बजे देना है, तो आप बोल देना कि सर पर्चे पे लिख दीजिए, ठीक है, मौखिक रूप से नहीं, ताकि आपके पास एक सबूत रहे। कल को पेशेंट को कुछ हो जाएगा तो आप फिर डॉक्टर तो बोल देगा कि हमने नहीं बोला था, तुमने लगा दिया जबरदस्ती, ठीक है। तो आपको लिखित जानकारी रहेगी तो आप बता सकते हो सर देखिए आपने लिखा है तो हमने लगाया है, ठीक है। अब निष्कर्ष क्या निकाल सकते हो? दवाओं के स्वरूप और विशेषताओं को समझना एक नर्स के लिए अत्यंत आवश्यक है। सही दवा, सही मरीज, सही खुराक, ध्यान देना है। दवाओं के स्वरूप और विशेषताओं को समझना एक नर्स के लिए अत्यंत आवश्यक है। सही दवा, सही मरीज, सही खुराक, सही समय, सही तरीका, पांचों राइट यहाँ पे लिख दिया गया है। सही दवा, सही मरीज, सही खुराक, सही समय, सही तरीके के साथ दवाइयाँ दी जानी चाहिए। यह प्रक्रिया न केवल मरीज के स्वास्थ्य में सुधार लाती है बल्कि चिकित्सा प्रशासन की गुणवत्ता में भी सुनिश्चित करती हैं। अब इसी से संबंधित हम प्रश्न बना लेते हैं जो ऊपर हमने थियरी पढ़ा है। कथन दिया है कि कैप्सूल अंडाकार या सिलेंडर के आकार के होते हैं, ठीक है। अंडाकार मतलब थोड़ा राउंड शेप में अंडे जैसा होता है, या फिर एक सिलेंडर जैसा, ठीक है, एक सिलेंडर जैसा है। इनमें दवा पाउडर या तरल रूप में भरा होता है। इनमें या तो लिक्विड फॉर्म में दवा भरा रहता है या पाउडर के फॉर्म में, ठीक है। बीकासूल आप लेते हो, बीकासूल देखते हैं, उसे ओपन करके देखिएगा पाउडर रहता है उसमें, ठीक है। या फिर मल्टीविटामिन का कोई कैप्सूल लीजिएगा, उसको तोड़ेंगे तो जेल फॉर्म में आपको भरा, तरल फॉर्म में लिक्विड भरा हुआ दिखाई देगा दवा, ठीक है। लेकिन निष्कर्ष आपको निकालना है। कथन दे दिया गया है कैप्सूल अंडाकार या सिलेंडर के आकार के होते हैं और इनमें दवा पाउडर या तरल रूप में होता है। निष्कर्ष निकालना है कि सभी दवाएं कैप्सूल रूप में दी जाती हैं। कैप्सूल दवाओं के एक स्वरूप है, ठीक है। तो सभी दवाएं कैप्सूल रूप में नहीं रहती हैं, टैबलेट फॉर्म में भी रहता है, ठीक है। लिक्विड इंजेक्शन के फॉर्म में जो इंजेक्शन आते हैं, ठीक है। तो सभी दवाएं कहना गलत है, निष्कर्ष नंबर फर्स्ट गलत है। अब निष्कर्ष नंबर सेकंड बोलना जा रहा है कि कैप्सूल दवाओं के एक स्वरूप है। जी हाँ, कैप्सूल जो है दवाओं का एक स्वरूप है, ठीक है। ये आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। व्याख्या आप पढ़ सकते हो, व्याख्या भी लिखा है यहाँ पे, व्याख्या पढ़ेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि कथन दिया है लोशन त्वचा पर बाहरी उपयोग के लिए बनाए जाते हैं। लोशन जो है त्वचा पर बाहरी उपयोग के लिए बनाए जाते हैं और तरल रूप में होते हैं। निष्कर्ष आपको निकालना है, कथन को पढ़कर निष्कर्ष निकालना है। निष्कर्ष बोला जा रहा है कि लोशन हमेशा शरीर के आंतरिक भागों पर लगाए जाते हैं। लोशन त्वचा पर बाहरी उपयोग के लिए तैयार किए जाते हैं। अरे भैया कथन में भी बोल दिया है कि लोशन त्वचा पर बाहरी उपयोग के लिए
बनाए जाते हैं, तो आप बोल रहे हो निष्कर्ष नंबर फर्स्ट में कि लोशन हमेशा शरीर के आंतरिक भागों पर लगाए जाते हैं, तो ये पहला निष्कर्ष आपका गलत है, दूसरा सही है। ठीक है, दूसरा सही है, व्याख्या भी आप देख सकते हो। कथन देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है कि कथन दिया है कि मरहम गाढ़े और चिकनी होते हैं जो त्वचा पर औषधि उद्देश्यों के लिए लगाए जाते हैं। अब निष्कर्ष निकालना है, कथन को पढ़िए, निष्कर्ष निकालिए। मरहम हमेशा त्वचा पर लगाए जाते हैं, मरहम गैर चिकने होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, केवल ए सही है। ठीक है, मरहम त्वचा पर लगाए जाते हैं। क्लियर? व्याख्या आप भी पढ़ सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, टेबलेट ठोस खुराक की दवा होती है जिन्हें पाउडर को दबाकर एक निश्चित आकार में तैयार किया जाता है। जी हाँ, जो कि पाउडर रहता है, ठीक है, तो उसको दबाकर एक गोलाकार शेप में या फिर सिलेंडरकार फॉर्म में, ठीक है, दबा के बनाते हैं टेबलेट। ठीक है, अब देखिए निष्कर्ष निकालिए। कथन को पढ़ने के बाद निष्कर्ष क्या निकाल सकते हो आप? पहला निष्कर्ष दिया है कि टेबलेट हमेशा तरल रूप में होता है। नहीं भैया, टेबलेट तरल रूप में होगा तो फिर टेबलेट कहलाएगा ही नहीं वो। टेबलेट दवा का ठोस स्वरूप होता है। जी हाँ, दूसरा निष्कर्ष आपका सही हो जाएगा। ठीक है, व्याख्या आप पढ़ सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कथन दे रखा है कि जो लिनीमेट साबुन और तेल से बनाए जाते हैं और त्वचा पर रगड़कर बाहरी रूप से लगाए जाते हैं। निष्कर्ष दिया है कि लिनीमेट त्वचा पर रगड़कर लगाए जा सकते हैं। दूसरा निष्कर्ष दिया है कि लिनीमेट आंतरिक उपयोग के लिए बनाए जाते हैं। तो भैया इसका राइट आंसर निष्कर्ष नंबर फर्स्ट सही है। ठीक है, कथन में दिया है, कथन में जो दिया है वो उसी के अनुसार निष्कर्ष भी निकाल सकते हैं। ठीक है, व्याख्या दिया है, व्याख्या आप पढ़ लीजिए। अब थोड़ा कुछ स्टोरी के माध्यम से प्रश्न बनाते हैं, जैसे कि ये देखिए एक छोटी सी स्टोरी है, इसको आप पढ़ लीजिए, दिमाग में रख लीजिए। ठीक है, इसी के आधार पे 2-3 प्रश्न आपको बना देना है। ऐसे प्रश्न भर्ती परीक्षा में आता है भैया, टाइम बर्बाद करने के लिए। ठीक है, डायरेक्ट प्रश्न का तरीका गया, आप डायरेक्ट कि भैया कोई सा प्रश्न दे दिए, बताइए विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, यूँ जमाना गया प्रश्न। अब दूसरे हिसाब से पूछता है भर्ती परीक्षाओं में। स्टोरी है कि नर्स अंजलि नाम की एक नर्स है, एनएम है, ठीक है, और ये अपनी ड्यूटी पर हैं, ठीक है, ड्यूटी पे हैं। तो डॉक्टर ने मरीज को दवाई देने का प्रिस्क्रिप्शन लिखा, जिसमें लिखा था कि कैप एमॉक्स। क्या लिखा था? अरे भैया डॉक्टर लोग लिखते हैं ना आरएक्स, फिर यहाँ पे लिखेंगे कैप, डायग्नोसिस करने के बाद लिखते हैं ना कि क्या मरीज रहता है क्या नहीं। यहाँ पे कैप लिखा इन्होंने, फिर एमॉक्स लिख दिया, ठीक है, उसके बाद बीडी लिख दिया, ठीक है, बीडी लिख दिया सामने उसी के। फिर इन्होंने नीचे सिरप लिखा, ठीक है, सिरप का नाम लिखा कोडाइन, और इसको एचएस लिख दिया, ठीक है, और उसके बाद इंजेक्शन उसी के नीचे फिर इंजेक्शन लिखा, ठीक है, उसके बाद ये आईवी और ओडी कर दिया, ठीक है, और मरीज का नाम भी लिखा। मरीज का नाम क्या है? राहुल, और उम्र क्या है? 45 वर्ष। अंजलि ने मरीज को दवा देने से पहले सभी जानकारी की जांच की, ठीक है, दवा देने से पहले उन्होंने पढ़ा, सभी जानकारी की जांच की। अब हम प्रश्न बनाएंगे, आपने स्टोरी समझ लिया ना, अब प्रश्न बनाइए। पहला कथन दिया है, ठीक है, पहला कथन दिया है, अंजलि ने मरीज का नाम, उम्र और बेड नंबर जांचने के बाद दवा दी। निष्कर्ष है, अंजलि ने राइट पेशेंट के सिद्धांत का पालन किया, अंजलि ने दवा देने में लापरवाही की। तो इसका निष्कर्ष क्या हो जाएगा भैया? निष्कर्ष नंबर फर्स्ट सही है। कहाँ से लापरवाही करेंगी? निष्कर्ष में तो उन्होंने बोल दिया है कि अंजलि ने मरीज का नाम, उम्र और बेड नंबर जांचने के बाद दवा दी, ठीक है, अंजलि ने मरीज का नाम, उम्र और बेड नंबर जांचने के बाद दवा दी, और उससे पहले इन्होंने ये सारा जो प्रिस्क्रिप्शन लिखा गया है उसको पढ़ा, ठीक है, यहाँ पे देखिए सभी जानकारी जांच की। तो आप कहाँ से कह सकते हो कि अंजलि ने दवा देने में लापरवाही की? तो आपका निष्कर्ष नंबर केवल ए सही है, जबकि दूसरा गलत है। यहाँ पे देखिए व्याख्या भी दिया है, व्याख्या में दिया है कि राइट पेशेंट सिद्धांत के अनुसार सही मरीज को दवा देने से पहले उसकी पहचान की जानी चाहिए। अंजलि ने यह सिद्धांत सही ढंग से लागू किया, इसलिए निष्कर्ष नंबर फर्स्ट सही है। प्रश्न नंबर सेकंड देखिए, उसी स्टोरी के आधार पर दूसरा प्रश्न है। अब देखिए प्रिस्क्रिप्शन में लिखा था कि कैप एमॉक्स, ठीक है, बीडी, बीडी का सही अर्थ क्या है? बीडी का मतलब क्या है? विकल्प दिए हैं आपके पास, दिन में 1 बार, भोजन के बाद, दिन में 2 बार। तो भैया हमने देखा है, ऊपर ही पढ़ लिया है, बीडी का मतलब 2 बार होता है, दिन में 2 बार होता है, ठीक है, तो इसका सी करेक्ट हो जाएगा, दिन में 2 बार। यहाँ पे देख सकते हो बीडी का संक्षिप्त रूप दिन में 2 बार, ठीक है, ट्विस ए डे, ठीक है, ट्विस ए डे,
के लिए प्रयोग होता है, दवा देने के समय को दर्शाता है जो। अब देखिए ऊपर जो हमने पढ़ा स्टोरी उसी के माध्यम से तीसरा प्रश्न दे दिया है इन्होंने। तीसरा प्रश्न दिया है कि अंजलि ने इंजेक्शन सेफ्ट्रीजोन, ठीक है, आईवी के माध्यम से दिया। आईवी का अर्थ क्या है, ठीक है, जो इंजेक्शन लिखा था डॉक्टर ने, ठीक है, इंजेक्शन लिखा था और ब्रैकेट में आईवी लिख दिया था। तो आईवी का मतलब क्या है, आईवी का मतलब क्या हुआ, इंट्रावेनस नसों के माध्यम से या फिर इनहेलन शोषण के माध्यम से या फिर मांसपेशियों में या फिर मुंह द्वारा। तो भैया आईवी का मतलब इंट्रावेनस हमने वहां पे ऊपर थियरी में भी पढ़ा था, ठीक है, यहाँ पे व्याख्या भी दिया। अब देखिए उसी स्टोरी के अनुसार प्रश्न नंबर 4 दिया है यहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन में सिरप कोडाइन, ठीक है, को एचएस समय पर देने के लिखा गया था। एचएस का अर्थ क्या है, अब देखिए एचएस का मतलब क्या हमने ऊपर पढ़ा था, ठीक है, एचएस का मतलब सोते समय होता है, ठीक है। यहाँ भी फुल फॉर्म भी दिया है, फुल फॉर्म भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। देखिए प्रश्न नंबर 5 देखिए अंजलि ने कैप एमॉक्स, ठीक है, कैप एमॉक्स की खुराक देने से पहले कंटेनर की जांच की, दवा डालते समय और वापस रखते समय भी देखा। यह किस सिद्धांत का पालन है, तो राइट डोज का है, राइट ड्रग का है या फिर राइट रूट का या फिर राइट टाइम का। तो भैया ये राइट ड्रग का है, ध्यान देना है, प्रश्न अच्छा है ये, ठीक है। अंजलि ने क्या किया, कैप एमॉक्स की खुराक देने से पहले कंटेनर की जांच की और दवा डालते समय और वापस रखते समय, तीनों टाइम, पहले दवा लेते समय, दवा देते समय, दवा रखते समय, तीनों जो था, ठीक है, 3 राइट 5 राइट में से जो हमने देखा था दवा वाला राइट ड्रग वाला नियम जो था उसमें 3 नियम थे ना, तो वही चीज तो है यहाँ पे बी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। राइट ड्रग का पालन किया उन्होंने, ठीक है। राइट ड्रग सिद्धांत के अनुसार दवा लेने से पहले कम से कम 3 बार उसकी जांच की जानी चाहिए। कब भैया, कंटेनर लेते समय, दवा निकालते समय, दवा वापस रखते समय, ठीक है। अंजलि ने सही ढंग से इस सिद्धांत का पालन किया। अब देखिए जैसे डोज आपको निकालना होगा, ठीक है, दवा की खुराक मालूम करने का फार्मूला क्या होता है। कभी कभी ऐसे न्यूमेरिकल बन जाते हैं, न्यूमेरिकल क्या नॉर्मल प्रश्न है, आप कर लोगे, हालांकि बनता नहीं इतना ज़्यादा हार्ड कर देगा तब बन जाएगा, लेकिन आपकी जानकारी के पर्पज से, जानकारी के उद्देश्य से इस चीज़ को आपको सीखना जरूरी है। तो दवा की खुराक मालूम करने का फार्मूला क्या है, फार्मूला निकालना है आपको। तो ऊपर आपको रखना है खुराक जो आपको चाहिए और कुल खुराक जो आपके पास है। सपोज दैट जैसे कि एग्जांपल के रूप में यदि डॉक्टर ने पर्चे पे लिख दिया है एक टेबलेट का नाम और ये 5 mg हो, ठीक है, लेकिन बाजार में या फिर आपके पास या फिर इमरजेंसी में वो टेबलेट 5 mg में नहीं है, तो वो टेबलेट आपके पास 10 mg में है, लेकिन डॉक्टर ने लिखा है 5 mg देना है, लेकिन आपके पास 10 mg है, तो फिर आप पेशेंट को कैसे खिलाएंगे। तो आपको पेशेंट को वही इस फार्मूले के अनुसार इस फार्मूले के अनुसार पालन करना होगा। सबसे पहले वही चीज बोला है, जो चाहिए, जो खुराक चाहिए उसको ऊपर लिखना है, ठीक है, जितनी खुराक आपके पास है उसको नीचे रखना है। तो जो चाहिए 5 mg हमको चाहिए तो हम 5 mg ऊपर लिखेंगे और जितनी हमारे पास है इस समय 10 mg की है तो 10 mg हम नीचे लिखेंगे। तो इसको कैंसिल आउट करेंगे, भाग देंगे, 5 1 5, 5 दूना 10, ठीक है, मतलब आधी गोली हमको खिलाना है, ठीक है। पेशेंट को आधी गोली 10 mg की गोली है भैया, हम अगर पेशेंट को आधी गोली खिला देंगे तो वो 5 mg के बराबर हो जाएगी, ठीक है। कहने का मतलब ये है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। दूसरा देखिए जैसे इंजेक्शन के बारे में क्या, जैसे कि डॉक्टर ने लिख दिया कि भैया ये इंजेक्शन है 10 mg का इंजेक्शन इनको देना है, ठीक है, लाइसेक्स इंजेक्शन है 10 mg का देना है, लेकिन बाजार में या फिर आपके पास 20 mg का वो इंजेक्शन है, तो फिर आप पेशेंट को कितना इंजेक्शन कितना ml देंगे उस चीज को आपको समझना जरूरी है। हमने वहाँ पे गोली के बारे में देखा था, यहाँ पे इंजेक्शन के बारे में, इंजेक्शन ml में देना होता है। तो उसके लिए फार्मूला क्या है, जो आपको चाहिए, ठीक है, जो आपको देना है, ठीक है, जो आपको देना है उसको लिखना है, ठीक है। जैसे हमको 10 mg का चाहिए, हम 10 mg लिख लेंगे ऊपर, ठीक है। उसके बाद इनटू, ठीक है, मल्टीप्लाई जो गुना करेंगे 2 ml से गुना करेंगे, ठीक है, 2 ml, फिर बट्टे में आपको वो चीज लिखना है जो आपके पास है। जैसे 20 mg बाजार में है, ठीक है, या फिर आपके पास है, तो ये 20 को नीचे लिखेंगे। अब देखिए इसको कैंसिल आउट करिए, 10 का गुना 2 बार करेंगे 20 हो जाएगा और ये 20
और ये 20 है। 20 को 20 से डिवाइड करेंगे तो 1 ml आ जाएगा। तो हमको पेशेंट को 20 mg का इंजेक्शन जो है हमारे पास 1 ml देना होगा, ठीक है। 20 mg का इंजेक्शन है, हम 1 ml उसको दे देंगे तो ये 10 mg के बराबर हो जाएगा डोज, ठीक है, डोज। अब देखिए बच्चों की दवा की खुराक मालूम करना, ठीक है। बच्चों की दवा की खुराक मालूम करना, ये कैसे आप पता करेंगे, ठीक है। यंग एज फार्मूला क्या रहता है, ठीक है। आपको भर्ती परीक्षा में ऐसे भी प्रश्न आ जाएगा, निम्नलिखित में से बताइए यंग एज का फार्मूला क्या है। तो आपको ध्यान में रखना है यंग एज में जैसे कि यदि बच्चे को इंजेक्शन 500 mg की खुराक देना है, ठीक है। 500 mg का खुराक देना है और ये 11 वर्ष इसकी उम्र है, ठीक है। 11 वर्ष उम्र है तो आप कितनी खुराक इसको देंगे, तो ये फार्मूला आपको रखना होगा। बच्चे की आयु, ठीक है, इंटू वैक्सीन की दवा की खुराक और बटे में चाइल्ड एज प्लस 12। तो यहाँ पे हमने लिख दिया भैया कितना कितना है भैया। यहाँ पे देखिए यदि बच्चे की खुराक है 500 mg तो हमने यहाँ पे 500 mg लिखा और मल्टीप्लाई कर दिया कितना 11 से। ये वयस्क हो गया ना, एडल्ट हो गया, यंग हो गया ना, तो यहाँ से 11 से मल्टीप्लाई गुना कर दिया, ठीक है, मल्टीपल कर दिया। और अपान में लिख दिया क्या भैया, अपान में लिख दिया 11 प्लस 12, ये 12 यहाँ पे फार्मूले के अनुसार। अब इसी को आप ऐड कर दीजिए, यहाँ से लिख, यहाँ पे देखिए 50 गुणे 11 बटे में 23, 11 और ये 12 23 हो गया है ना, तो 11 और प्लस 12 23 हो गया। अब इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये पॉइंट में जाएगा। पॉइंट में कैसे सॉल्व करेंगे भैया, जैसे कि आपसे नहीं आ रहा है गुना, ठीक है, ये छोटी वैल्यू है, ठीक है, 11 छोटी वैल्यू है और ये 23 बड़ी वैल्यू है, तो भाग तो जाएगा नहीं। तो क्या आप करोगे, पॉइंट, ठीक है, पॉइंट लिखोगे 0 पॉइंट। जब जैसे 0 पॉइंट लिखोगे तो यहाँ पे एक 0 आ जाएगा, ठीक है, एक 0 आ जाएगा। जैसे 0 आप लगाओगे अब देखिए बड़ा हो गया, कितना हो गया 110 हो गया ना, ये एक और ये 0 110 हो गया। आप 23 में से भाग देना है 110 में, अब तो आप आसानी से भाग दे लोगे, ठीक है। कितनी बार जाएगा भैया, 4 बार जाएगा, ठीक है, 4 बार। 5 बार ले जाओगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 115 हो जाएगा। तो 4 बार ले जाएंगे आप तो कितना हो जाएगा भैया 92। अब कितना बच रहा है, ठीक है, अब बच कितना रहा है, अब जो शेष बच रहा है फिर उससे भाग देंगे तो ये 8 टाइम जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया 0.48। अब ये 0.48 का गुना आप इससे 500 में करेंगे। जैसे ही आप गुना करेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 240 mg, ठीक है। 240 mg हमको देना है 11 वर्ष के बच्चों की, कितनी खुराक देंगे, ये 500 mg 240 mg निकल के आ जाएगा। तो ये फार्मूला है। नॉर्मली इतना लंबा आपके एग्जाम में नहीं आता है, नॉर्मली ये फार्मूला आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। क्या कि यंग एज फार्मूला क्या होता है, तो बच्चों की आयु बूढ़े वयस्क व्यक्ति की दवा की खुराक और उसके बाद 12 प्लस बच्चों की आयु, ये आपको ध्यान में रखना है ताकि आप बना पाओ वहाँ पे सही से। क्लियर। देखिए सिरिंज, अब हम इसको बाद में देखेंगे, पहले हम अब देखिए जो मेथड है, तरीका है दवा देने का, उसके बारे में देखेंगे। जैसे कि ओरल के द्वारा से, मुंह के द्वारा से, तो ये सबसे सरल और समान विधि है, ठीक है, सबसे सरल और समान विधि है। उदाहरण के लिए भैया मुख के द्वारा क्या देते हैं, टेबलेट देते हैं, कैप्सूल देते हैं, सिरप देते हैं, ठीक है। प्रक्रिया क्या करेंगे, सबसे पहले दवा देने से पहले प्रक्रिया क्या करेंगे, डॉक्टर का पर्चा पढ़ेंगे, ठीक है। दवा देने जा रहे हैं आप पेशेंट को, सबसे पहले डॉक्टर का पर्चा पढ़ेंगे, दवा की पहचान और समाप्ति तिथि जांचेंगे, सिरप को लेबल की विपरीत दिशा में डालें, ठीक है। जैसे कोई लेबल है, लेबल लगा हुआ है सिरप, ठीक है, जैसे ये सपोज दैट ये सिरप है, ठीक है, ये बॉटल सिरप है और लेबल यहाँ पे लगा है साइड में, यहाँ पे लेबल लगा है, तो आपको दवा को इस साइड से निकालना है, ठीक है। दवा को इस साइड से निकालना होता है ताकि ये इस पे गिरे ना और गिर के ये भीगे ना, ठीक है, तक खराब ना हो, उसकी एक्सपायरी डेट हमें स्पष्ट रूप से दिखता रहे हमेशा, ठीक है, जब तक दवा हो चले, दवा की शीशी जब तक चले। तो ये ध्यान में इसलिए बोला जाता है कि लेबल की विपरीत दिशा में डालें। दवा को उचित माप उपकरण, ठीक है, जैसे जो कैप हुआ, ठीक है, मेडिसिन कैप होता है ना, वो मेडिसिन पे ही रहता है, ठीक है, एमएल में रहता है या फिर एमएल में नहीं रहता है, तो ढक्कन का, एक ढक्कन में 5 ml आता है, तो इसके हिसाब से उचित माप का इस्तेमाल करें, ठीक है, या फिर ड्रॉपर, ठीक है, ड्रॉपर है बच्चों के लिए, ये सब चीज़ का इस्तेमाल करें। 5वें पॉइंट पे है
मरीज को पानी के साथ दवा दें, दवा लेने के बाद रिकॉर्ड करें, ठीक है। अब देखिए जैसे जीभ के माध्यम से, ठीक है, जीभ के माध्यम से दवा देना होता है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, इस विधि में दवा को जीभ के नीचे रखा जाता है, ठीक है, जीभ के नीचे रखा जाता है और यह रक्त प्रवाह में सीधे अवशोषित हो जाता है, ठीक है। इसकी प्रक्रिया क्या रहेगी भैया, इसमें मरीज को आरामदायक स्थिति में बैठाएं, दवा को जीभ के नीचे रखें, मरीज को दवा को स्वाभाविक रूप से घुलने दें, ठीक है। अब देखिए जैसे मालिश वाला लोशन वाला चीज है, तो उसमें क्या मालिश स्थानीय प्रयोग में दवा, इसमें क्या करेंगे, दवाओं को त्वचा पर रगड़ कर प्रयोग किया जाता है, जैसे कि मरहम एंटीसेप्टिक होता है, ठीक है। निरूपण में भैया इम्प्लांट, इम्प्लांट में क्या है, इस विधि में दवा को शरीर के तंतुओं में डाला जाता है, द्रव डालना, ठीक है, शरीर के छिद्रों जैसे आँख है, ठीक है, आँख हुआ, कान हुआ, नाक हुआ, ठीक है, बूंद बूंद दवा डालना होता है, जैसे कि आई ड्रॉप हुआ, ईयर ड्रॉप हुआ, बूंद बूंद में ना 2 बूंद 3 बूंद आप डालते हो। अब जैसे कि इंट्रामस्कुलर आईएम में क्या रहता है भैया, आईएम में ये देखना होता है कि सुई के माध्यम से मांसपेशियों में दवा दी जाती है, इसमें एंगल 90 डिग्री रखा जाता है, ठीक है, सुई का माप जो 21-23 आते हैं, ठीक है, 21-30 बोल रहे हैं। स्थान क्या है भैया, बाह में, ठीक है, या फिर कूल्हे का बाहरी हिस्सा में, ठीक है। देखिए सब क्यूटेनियस में क्या देखना होता है, यह त्वचा के नीचे, ठीक है, त्वचा के नीचे जहाँ पे फैट रहता है, फैट लेयर में दी जाती है, यहाँ पे एंगल 45 दिया जाता है, ठीक है। सुई का माप जो रहता है 24 से 26, और ये माप है 24 लिखा रहता है, ठीक है, कैनुला पे जो लेते हैं, ठीक है, वहाँ पे 24-26 जी करके लिखा रहता है, 24 नंबर 26 नंबर आप बोलते भी हैं, प्राइवेट ड्यूटी करे होंगे तो आपको पता होगा। इसमें स्थान क्या रहता है, बाहों का मध्य भाग, जांघ या फिर मध्य भाग, ठीक है। अब देखिए इंटरडर्मल में क्या है, इसमें इंटरडर्मल में क्या रहता है, या त्वचा को ये दवा जो है त्वचा की ऊपरी परत में दी जाती है, ठीक है, त्वचा की ऊपरी परत में दी जाती है, यहाँ पे सुई का एंगल 15 डिग्री पे रखा जाता है, ठीक है, जैसे कि आपका अग्र बाह हुआ, ठीक है, फोर आर्म हुआ, इसमें सुई को 15 कोण पर दिया जाता है, सुई को 15 कोण दिया जाता है। अब देखिए इंट्रावेनस जो इम्पोर्टेंट है, आईवी, ये दवा सीधे सिरा में दी जाती है, जैसे कि आईवी फ्लूइड के माध्यम से, ड्रिप के माध्यम से, इसमें भी सुई का माप रहता है 18 से 22 गज। अन्य मार्ग भी रहते हैं, जैसे कि मेरुदंड में दवा, धमनी में दवा, हृदय में दवा, ठीक है, हड्डी के अंदर दवा, ये सभी अन्य मार्ग है, ठीक है, अन्य रूट है। हमने पढ़ा क्या भैया, यहाँ पे पूरा दवा रूट हमने पढ़ा, ठीक है, रूट हमने, ये सारे रूट हैं दवा को, ठीक है। पहले हमने देखा मुंह के द्वारा ओरल के माध्यम से, ठीक है, उसके बाद हमने देखा जीभ के माध्यम से जो दिया जाता है, ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा, जो मालिश वाली दवाएं रहती है त्वचा पे, ठीक है, वो देखा, ठीक है, जो इम्प्लांट वाली रहती है वो देखा, ठीक है, द्रव, ठीक है, अंतःपेशी शिरा ये देखा, ठीक है, डर्मल देखा, ये सभी चीजें हमने देखा। अब हम देखते हैं अब सिरिंज के बारे में देखेंगे भैया, सिरिंज के बारे में देखेंगे, सिरिंज के भाग कौन कौन से होते हैं, नीडल, ठीक है, नीडल होगा, नीडल का क्या विशेषता है, यह देखिए नीडल का, देखिए यह सिरिंज का वह भाग है जो शरीर में प्रवेश करता है, इसकी विशेषता क्या रहती है, ये नुकीला, ठीक है, नुकीला सिरा, बेवल, ठीक है। अभी हम फिगर में आपको बताएंगे बेवल कहाँ पे रहता है। यह सुई के अंत में होता है, आसानी से त्वचा में प्रवेश करता है। हब, ठीक है, यह नीडल का वह भाग है जो सिरिंज से जुड़ता है, ठीक है, ध्यान देना है। हब कौन सा है, जो ऐसे प्रश्न बन जाएगा, यहीं से बना देगा भैया, बना था लास्ट टाइम, इस बार भी बन सकता है। हब यह नीडल का वह भाग है जो सिरिंज से जुड़ता है, ठीक है। लंबाई और मोटाई, सुई की मोटाई गेज में भी रहते हैं 18 जी, 20 जी, 22 जी, ठीक है। बैरल, ठीक है, बैरल जिसमें आप दवा को खींच के भरते हैं, ठीक है, जिसमें तरल तरल दवा या फिर अन्य पदार्थ भरे जाते हैं। इनकी विशेषता क्या है, पारदर्शी होता है ताकि दवा की मात्रा देखी जा सके कि कितना ml दवा आ गया है, ठीक है, 2 ml 3 ml, ठीक है। उसमें देखिए इसमें मात्रा को मापने के लिए ml, ठीक है, मिलीमीटर के अंक होते हैं, ठीक है। प्लंजर भैया, प्लंजर जो जिसके माध्यम से खींचते हैं आप दवा को, ठीक है, सिरिंज का वह भाग है जिसे दबाकर खींचकर तरल को बाहर निकाला या फिर अंदर भरा जाता है। इसकी विशेषता क्या है, एक सिरा फ्लैट होता है जिसे उंगलियों से दबाया जाता है, ठीक है।
प्लंजर का दूसरा सिरा रबर का होता है जिसे सिरिंज के अंदर वायु रोधक बनाती है। ठीक है, देखिए हम फिगर में देख लेते हैं सिरिंज के बारे में, फिर आगे आगे की बातें हम देखेंगे। ये देखिए सिरिंज है। ठीक है, ये हालांकि जो लिखा है इसमें फट गया है, अच्छा नहीं दिख रहा, लेकिन मैं आपको यहीं से समझा देता हूँ। इसको थोड़ा साइड में करते हैं। देखिए ये देखिए एडाप्टर के रूप में ये चीज़ हुआ। ठीक है, ये यहाँ पे आपको जो दिखाई दे रहा है ये एडाप्टर के रूप में ये चीज़ हुआ, और ये जो आपको स्केल दिखाई दे रहा है, ठीक है, लाइन लाइन से ये स्केल है। ठीक है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये प्लंजर हुआ। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक देखिए प्लंजर से यहाँ से यहाँ तक, एक सेकंड, जो ये जो रहता है आपको यहाँ से प्लंजर यहाँ से मूवमेंट करता है। ठीक है, और ये वाला भाग जो दिखाई दे रहा है, ठीक है, रबर का प्लंजर सील रहता है। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक के भाग को इसको क्या बोलते हैं। ठीक है, इसको यहाँ से लेके यहाँ तक जिसमें पूरा आप दवा से इंजेक्शन भर रहे हो। ठीक है, इंजेक्शन जब भर रहे हो, दवा को अंदर भर रहे हो, तो दवा यहीं पे आता है। कहाँ पे आता है, बैरल इसको बोलते हैं। ठीक है, इसी बैरल पे पैमाना अंकित रहता है, 1 ml 2 ml 3 ml। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक के पूरा जो ये दिखाई दे रहा है ये पूरा आपका बैरल है। ठीक है, बैरल में ही दवा भरी जाती है, किसके माध्यम से, प्लंजर के माध्यम से। जब प्लंजर ये है ना, ये प्लंजर आपको दिखाई दे रहा है, ये प्लंजर है, इसको ही आप प्रेस करते हो उंगली से। ठीक है, प्रेस करते हो फिर, या फिर उंगली से पकड़ के खींचते हो। दवा डालते समय आप बॉडी में प्रवेश कराते समय आप इसको प्रेस करते हो। ठीक है, और जब आपको कंटेनर से या फिर शीशी से आप दवा निकाल रहे हो तो उसको आप ऊपर के ओर खींचते हो। ठीक है, ये टिप, इसको भी टिप भी बोलते हैं। ठीक है, देखिए यहीं पे देखिए ये तो हमने सिरिंज का देख लिया। ठीक है, यहाँ पे नीडल दिखाई दे रहा है आपका, ये पूरा नीडल देखिए, ये जो चीज़ ये डॉक्टर है, यही चीज़ आपका यहाँ पे फिट होता है, यहाँ पे। ठीक है, यही चीज़ हो गया आपका डॉक्टर, ये फिट हो गया। और देखिए ये सॉफ्ट है, ये पूरी लंबी सॉफ्ट रहती है। ठीक है, ये सब टच नहीं किया जाता है, डू नॉट टच। ठीक है, और देखिए ये आपके सिरिंज जो ऐसे थोड़ा कॉर्नर में से करके कटा रहता है। ठीक है, तो उसी को क्या बोलते हैं, बेवल, नुकीला रहता है। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे भी दिखाई दिया है। ठीक है, ये भी आप देख सकते हो। ठीक है, ये भी फिगर है, यहाँ पे देख सकते हो, ये कैप हो गया, ये क्या है, ये कैप है। ठीक है, और ये पूरा आपका यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको क्या बोलते हैं, बैरल बोलते हैं। ये नीडल है। ठीक है, और यहाँ पे आपको दिखा है नीडल को ढकने वाली कैप हो गई। ठीक है, अब देखिए हम पढ़ेंगे वेंट्रो जो इंजेक्शन आप रूट दे रहे हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे पहला दिखाई दे रहा है आपको वेंट्रोग्लूटियल साइट। इसमें क्या रहता है, इसमें मरीज को एक तरफ लिटाते हैं। ठीक है, और हाथ हाथ की एड़ी और जांघ की ऊपरी बाहरी सीमा में रखें। ठीक है, और इंजेक्शन लगाते समय आपसे भर्ती परीक्षा में पूछता है किस रूट पे आप इंजेक्शन को 90 डिग्री पे रखेंगे, तो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे बताने का उद्देश्य यही है कि आप इंजेक्शन का जो एंगल है उसमें किस रूट में आपको कितने एंगल पे रखना होता है, ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए वेंट्रोग्लूटियल साइड में क्या रहता है, 90 डिग्री का एंगल रखा जाता है। ठीक है, और ये एडल्ट में 7 महीने से ऊपर के बच्चों के लिए भी सबसे उपयुक्त मेथड है। ठीक है, इंजेक्शन देने के बाद मालिश करना जरूरी है। ठीक है, इंजेक्शन देने के बाद मालिश करना जरूरी होता है इसमें। ठीक है, दूसरे पॉइंट में डोर्सो ग्लूटियल साइड में देखिए, डोर्सो ग्लूटियल साइड में क्या रहता है, डोर्सो ग्लूटियल साइड में देखना है कि मरीज को एक तरफ लिटाकर कूल्हे के हिस्से को 3 भागों में बांटते हैं, जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये फिगर में देखिए इन्होंने क्या किया है। ठीक है, यहाँ पे ये हाथ को एंगल को, ठीक है, आपके हाथ का एंगल आपको जो दिखाई दे रहा है। ठीक है, ऐसे ही होना चाहिए, और इसको 3 हिस्सों में बांट दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ से जो ये तर्जनी और ये जो मध्यमा उंगली है उसके बीच से ही जो स्पेस बन रहा है वहीं पे इंजेक्शन देना होता है। ठीक है, इस चीज को आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। भर्ती परीक्षा में कैसे प्रश्न बनेगा, आपकी भर्ती परीक्षा में प्रश्न कैसे बनेगा उस चीज को मैं बता रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट है। ऐसे बनेगा कि 90 एंगल, ठीक है, निम्नलिखित में से आप टीकाकरण कर रहे हैं तो निम्नलिखित में से
किसमें आप इंजेक्शन का एंगल 90 डिग्री पे रखेंगे। तो आपको ध्यान में रखना क्या है कि भैया हमने पढ़ा है कि डोर्सो ग्लूटियल साइड देते समय रूट जो रहता है डोर्सो ग्लूटियल साइड, और देखिए जो और दूसरा वेंट्रोग्लूटियल साइड। तो इनमें क्या रहता है कि हम 90 का एंगल बनाते हैं, ठीक है, इंजेक्शन में। अब देखिए तीसरा और एक चीज और है, तीसरा और ये इम्पोर्टेंट है डेल्टाइल मसल में। इसमें क्या करेंगे, इंजेक्शन को एक्रोमियम प्रोसेस से 3 इंच नीचे दिया जाता है। यह स्थान एडल्ट और 7 महीने से ऊपर बच्चों के लिए उपयुक्त है, ठीक है। और चौथा आपको यहाँ पे ध्यान में देखना है जांघ में, ठीक है, पासिका जांघ में बच्चों में जो दिया जाता है। जांघ को 3 हिस्सों में बांटकर सहायक अपशिष्ट स्थल पर इंजेक्शन दिया जाता है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट आपको ये ध्यान में रखना है, जैसे 45 अब पूछ लेगा निम्नलिखित में से किसमें इंजेक्शन इंजेक्शन का एंगल 45 रहता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि सबक्यूटेनियस में, ठीक है, 45 एंगल बनाया जाता है, ठीक है, 45 का एंगल बनाया जाता है। आप पढ़ सकते हो यहाँ पे इसमें कौन सी नीडल का इस्तेमाल होता है। तो भैया 24 और 26। और दवाइयों की मात्रा जब 1 ml 2 ml दिया जाता है, ठीक है। सुई लगाते समय अंगूठे और उंगलियों के साथ त्वचा को खींचे, जो एंगल रहेगा आपका 45 का, ठीक है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। सावधानियां क्या है, इंजेक्शन के बाद इसमें मालिश नहीं करना होता है, ये इंपॉर्टेंट है। इंजेक्शन के बाद इसमें आपको मालिश करना नहीं होता है। समय और तारीख लिखना ना भूलें। अब इंटरडर्मल में इंजेक्शन दे रहे हैं तो भैया इसमें इंटरडर्मल में एंगल जो रहता है 15 रहता है, ठीक है। कोट पर लगा दी। देखिए एंगल कैसे, जैसे ये हाथ है, ठीक है, ये आपका पूरा हाथ है या फिर त्वचा है, तो इस त्वचा और सुई के बीच जो एंगल, अगर आप ऐसे सुई दे रहे हैं तो ये पूरा 90, यहाँ से जो एंगल बना रहा है ये 90 का एंगल हो गया, ठीक है। अगर यहीं पे आप क्या करेंगे, ये आपका त्वचा है, ठीक है, बॉडी की त्वचा है, ठीक है। अगर अगर सुई को आप इस पोजीशन में रख रहे हैं, इस पोजीशन में सुई को रख रहे हैं, तो ये क्या हो गया, ये 15, ठीक है। यहाँ पे एंगल जो बनाता है त्वचा और ये सुई के बीच 15 डिग्री का एंगल बनाता है। जैसे कि ये त्वचा है, ठीक है, ये त्वचा है। अब आप इंजेक्शन को ऐसे ऐसे लगा रहे हैं तो ये क्या हो गया, ये 45 का एंगल बना रहा है, ठीक है। वो चीज होता है, वो मैटर रखता है, ठीक है। अब इंट्रावेनस में क्या रहता है, इंट्रावेनस में सुई का आकार 18, 20, 22, ठीक है, जीवी रहता है। प्रक्रिया क्या रहता है, प्रक्रिया आप देख सकते हो। इसमें इस्तेमाल किया जाता है क्या, टर्निकेट का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। टर्निकेट का इस्तेमाल किया जाता है, मुट्ठी को बंद करने के लिए बोला जाता है। और जो स्वैब जो जिस पे आपको देना है उसको अच्छे से साफ करना होता है, ठीक है। और क्या रहता है, वीगो वीगो का मतलब क्या रहता है, वीगो वीगो का मतलब क्या रहता है, स्टिलेट को बाहर लाएं और अंदर करें, ठीक है। ये देखा जाता है कि नस में है कि नहीं है, जो इंजेक्शन सही है कि नस में लगी है कि नहीं, तो इसीलिए उसको बाहर निकाल के देखते हैं, ठीक है। जिसको आप वीगो बोलते हैं, वीगो, ठीक है। अब देखिए आईवी फ्लूइड को कनेक्ट करने से पहले आईवी ट्यूब से हवा निकाल लें, ठीक है। उसके बाद देखिए जैसे अग्रभाग इंजेक्शन में हमको देखना है, फोर आर्म में फोर आर्म में हम क्या देखेंगे कि भैया हाथ को यहाँ पे बोलेंगे, हाथ को सीधा बेंच पर रख देना है, अंगूठे और उंगलियों से त्वचा को खींचें और इंजेक्शन का एंगल 15, ठीक है, 15 के कोण पर लगाएं और सुई सुई की टिप को 3 mm तक त्वचा में प्रवेश कराएं, सिरिंज से दवा अंदर करें और छोटे बल्ब का गठन होने पर एक वृत्त बनाएं, ठीक है। इस चीज को आपको देखना है फोर आर्म इंजेक्शन देने पे। इंजेक्शन देने के बाद क्या सावधानियां रहती है, ये आपको ध्यान में रखना है। स्प्रिट स्वैब इंजेक्शन देने से पहले क्षेत्र को स्प्रिट स्वैब से साफ करें, मालिश से इंजेक्शन के बाद मालिश ना करें। सुरक्षा सुनिश्चित करें, सभी प्रक्रिया सही तरीके से की जा रही है। हवा निकालना बिल्कुल ना भूलें। आईवी फ्लूइड को कनेक्ट करने से पहले आईवी ट्यूब से हवा निकालें। महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है भैया इसमें, हमेशा सही सुई और सिरिंज का चयन करें और प्रत्येक कदम को ध्यान पूर्वक अनुसरण करें ताकि संक्रमण और अन्य जटिलताओं से बचा जा सके। तो भैया हमने थियरी देख लिया पार्ट 1 की। अब पार्ट 2 में जो भी चीजें हैं हम उसको कवर कर लेंगे, ठीक है। और देखिए एमसीक्यू ज्यादा नहीं यहाँ पे बताएं जानबूझकर, क्योंकि एमसीक्यू बताने लगते हैं फिर भैया वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। प्रयास करेंगे हम अलग से जब एमसीक्यू का सेशन लाएंगे तो वहाँ पे भर भर के एमसीक्यू करवा देंगे और सारे एमसीक्यू
ऐसे ही रहेंगे जैसे हमने यहाँ पे करवाया स्टेटमेंट कंक्लूजन बेस पे। इससे क्या रहता है, आसानी से आपको समझ में आ जाता है, ठीक है। रटने की जरूरत नहीं होती कि एक एक चीज़ों को रटना ही होता है। इस स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन बेस पे कराने से क्या है, चीज़ें आपके दिमाग में अच्छे से फिट हो जाती हैं, इसलिए हम ऐसे ही प्रश्न लाते हैं, ठीक है। वीडियो को एक बार आप लोग लाइक कर दिया करें, लाइक करने से ही मोटिवेट हम होते हैं, ठीक है। नहीं तो फिर ऐसा लगता है कि क्या ही वीडियो डालें यार, ठीक है। उम्मीद करते हैं पसंद आया होगा आपको, ठीक है। जो चीज़ें क्लास अच्छी लगी होगी, तो मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।